नमस्कार, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। सभी लोगों का स्वागत है आज के लाइव सेशन में। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और आज के लाइव टेस्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के प्रीवियस ईयर के टॉप 20 क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि टॉप 20 क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट्स हमको ध्यान में देना है और कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं अभी तक। तो सारे लोग जल्दी से जुड़ जाएं। आज के इस टेस्ट सीरीज में 20 क्वेश्चन है हमारे सामने और देखते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन और सबसे पहले कौन सॉल्व करता है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। सभी लोग जल्दी से जुड़ें और देखते हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन और सबसे पहले कौन कंप्लीट करता है। सभी लोगों का आज के इस लाइव सेशन में आपके इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जुड़े और सेशन को हम लोग स्टार्ट करें। इसके अलावा एक और सूचना है आप सभी लोगों के लिए। आज की सूचना है कि हम लोग बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश एसआई के भर्ती में जो मूल विधि का पोर्शन है उसका एक सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सारे लोग चैनल से जुड़े और मूल विधि के सेशन को पूरा करें। इसमें जितने भी अधिनियम हम लोगों को देखने हैं यूपीएसआई के, उन सभी को हम लोग पार्ट वाइज कंप्लीट करेंगे। 2025 का जो बहुप्रतीक्षित उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है उसमें जीएस के पोर्शन में मूल विधि का एक अहम रोल है। तो मूल विधि का सेशन हम लोग जल्द ही स्टार्ट कर रहे हैं आपके अपने चैनल परिवर्तन क्लासेज मगहर पर। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे लोग जुड़ें और मूल विधि के सेशन को पूरा करें। तो चलिए आज के क्वेश्चन सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन सॉल्व करता है। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है। संसद में कौन कौन लोग सम्मिलित हैं, ये आपका क्वेश्चन है। चार ऑप्शन है आपके पास, देखना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या बनेगा। जो इंडियन पार्लियामेंट है, भारतीय संसद है, उसमें कौन कौन लोग आते हैं। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। देखते हैं पहला क्वेश्चन सबसे पहले कौन करेक्ट करता है। तो यहाँ पर संसद में कौन कौन शामिल होता है तो आप जानते हैं संसद का हिस्सा राष्ट्रपति भी होता है, संसद का हिस्सा लोकसभा भी है और संसद का हिस्सा राज्यसभा भी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। करेक्ट आंसर ये होगा, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है 2012 का। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संविधान का अनुच्छेद 79 को देखेंगे तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि केंद्र की विधायिका भारत के राष्ट्रपति और संसद के दो सदनों से मिलकर के बनेगा। तो संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा होंगे और साथ में राष्ट्रपति होगा। तो आपका पहला करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बनेगा। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन पूछ रहा है कि संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। यानी बिना बताए कितने दिनों तक अगर कोई एमपी या एमएलए अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। ऑप्शन में है 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन, यानी 2 माह, 3 माह, 4 माह या 5 माह। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। देखते हैं पहला करेक्ट आंसर कौन देता है। जितने भी एमपी या एमएलए हैं, एमपी या एमएलए हैं, अगर वो बिना बताए एब्सेंट होते हैं संसद के सत्र से या विधानमंडल के सत्र से, कि कितने दिनों के एब्सेंटी पे इनका सदस्यता समाप्त हो जाएगा। देखते हैं पहला करेक्ट आंसर कौन देता है। आंसर आने शुरू हो गए हैं और पहला करेक्ट आंसर आ चुका है। इसका सही आंसर ए होगा, 60 दिन। एमपी या एमएलए बिना पूर्व सूचना के अगर लगातार 60 दिन एब्सेंट रहे तो उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है। न्यूनतम संसद की बैठक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए। चार ऑप्शन है आपके पास, 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। 5 सेकंड है आपके पास। देखते हैं पहला करेक्ट आंसर कौन देता है। तो आप जानते हैं
संविधान का अनुच्छेद 85 है। 85 ये निर्देश देता है भारत के राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि संसद के दो सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर ना करे। तो इस प्रकार वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा 2 बार। न्यूनतम कितनी बार होना चाहिए? 2 बार होना चाहिए। लेकिन व्यवहार में कितनी बार चलता है भारत में सत्र? तो 3 बार चलता है। बजट सत्र है, मानसून सत्र या वर्षाकालीन सत्र है, और शीतकालीन सत्र होता है। तो बात क्लियर हो गई होगी। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 2 बार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 4 है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या बनता है। कोई भी कानूनी विधेयक का मतलब यहाँ पे साधारण विधेयक से है। तो आप जानते हैं विधेयक 4 प्रकार का होता है। इसमें जो साधारण विधेयक पेश होता है, वो साधारण विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। आंसर आने शुरू हो गए हैं और करेक्ट आंसर आ चुका है। पहला करेक्ट आंसर आया है सी को लेकर के, और सी ही आपका करेक्ट है कि अगर कोई साधारण विधेयक है, कानूनी विधेयक है, तो उसको चाहे लोकसभा में पेश करिए या राज्यसभा में पेश करिए, संसद के किसी भी सदन में किसी भी पटल पर पेश किया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लगभग लगभग सभी लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत आसान क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। खूब ये क्वेश्चन रिपीट करता है। 5 सेकंड है आपके पास, देखते हैं सबसे पहला और करेक्ट आंसर कौन देता है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो आप जानते हैं संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, जो ज्वाइंट सेशन होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। काफी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक, 14 दिनों तक, 15 दिनों तक या 16 दिनों तक? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है। देखते हैं पहला करेक्ट आंसर किसका आता है। तो आप जानते हैं धन विधेयक में राज्यसभा के पास पावर नहीं है। अगर लोकसभा ने धन विधेयक को पास कर दिया है तो राज्यसभा उसे केवल और केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 दिनों तक। बिल्कुल काफी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। इसका सही आंसर क्या बनेगा? तो सही आंसर हो जाएगा 14 दिन। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है? निम्नलिखित में से कौन संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग या व्यय विभाग? क्वेश्चन नंबर 7 है। देखते हैं करेक्ट आंसर कौन देता है। 5 सेकंड है आपके पास। तो यहाँ पर बजट की तैयारी कौन करता है और संसद में पेश कराने के लिए उत्तरदायी कौन सा विभाग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा आर्थिक कार्य विभाग। जो आर्थिक कार्य विभाग है, इसी के द्वारा बजट की तैयारी की जाती है और इसके द्वारा पेश कराया जाता है। बात क्लियर हो गई होगी। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? बहुत अच्छा और छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन खूब रिपीट करता है विभिन्न एग्जामों में। छत्तीसगढ़ पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखते हैं सबसे पहला करेक्ट आंसर कौन देता है। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष।
लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक को प्रमाणित किया जाता है कि यह विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ होता है? संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का अर्थ क्या होता है? तो आप जानते हैं गिलोटिन कटौती होती है और यह कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार होता है। तो गिलोटिन का अर्थ यहाँ पे क्या होगा? विधेयक पर बहस को बंद कर देना, विधेयक पर बहस को बंद कर देना, इसीलिए गिलोटिन कटौती लगाई जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, विधेयक पर बहस को बंद कर देना। जब सरकार किसी विधेयक पे बहस नहीं कराना चाहती तो गिलेटिन कटौती लगा करके उसको आगे बढ़ा देती है। बात क्लियर हो गई होगी। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किसके माध्यम से? भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दलों के नेता से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति से। देखते हैं सबसे पहला करेक्ट आंसर कौन देता है। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? किससे प्रतिबंधित है? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा बी वाला ऑप्शन, न्यायिक समीक्षा। संसद की जो संप्रभुता है वो न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि संसद के अंदर जो कार्रवाई होती है उसको लेकर के कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि लोकसभा अध्यक्ष अपने तरीके से संसद चला रहे हैं। बिल्कुल उनको सुप्रीम पावर है। अंतिम डिसीजन लोकसभा अध्यक्ष का होगा कि लोकसभा की कार्रवाई किस प्रकार से चलेगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी दखलंदाजी नहीं कर सकता, यानी यहां पर न्यायिक समीक्षा इसकी नहीं हो सकती। तो यहां से ये प्रतिबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यायिक समीक्षा से। बात क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है? ध्यानाकर्षण सूचना के प्राविधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? ध्यानाकर्षण सूचना के प्राविधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? ऑप्शन में है अल्पावधि चर्चा, दूसरा है प्रश्नकाल, तीसरा है स्थगन प्रस्ताव और चौथा है शून्यकाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रस्ताव से क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत सारे प्रकार के प्रस्ताव पेश किए जाते हैं संसद में। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, इस तरह से कई प्रकार के प्रस्ताव आते हैं। अविश्वास प्रस्ताव आता है। उन्हीं में से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यानी इसका संबंध किससे है? स्थगन प्रस्ताव से है। कोई भी तत्कालिक घटना है देश की और संसद चाहती है कि उस पे बहस हो, तो जिस मुद्दे पे बहस हो रही थी उसको स्थगित करके तत्कालिक मुद्दे पर बहस कराना ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहलाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्थगन प्रस्ताव से। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? प्राक्कलन समिति संसद की समितियां हैं, उसमें लोक लेखा समिति होती है, प्राक्कलन समिति होती है। कई प्रकार की समितियां अलग अलग उद्देश्यों के लिए गठित की जाती हैं। तो यहाँ प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितने समय का होता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 का? देखते हैं सबसे पहला और करेक्ट आंसर कौन देता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कुछ लोगों का आना शुरू हो गया है। बिल्कुल इसमें सही आंसर बनेगा बी वाला ऑप्शन, 1 वर्ष। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? लोक लेखा समिति, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। 4 ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13 का
देखते हैं करेक्ट आंसर कौन देता है। निम्नलिखित में से सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। चार ऑप्शन है आपके पास। कुछ लोगों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इसका सही आंसर होगा सीएजी, यानी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। सीएजी, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन में। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग ये नहीं होता है। ये संसदीय नियंत्रण जो स्थापित करता है सीएजी, ये केवल किस व्यय पर करता है, जो कि सार्वजनिक संचित निधि से धन व्यय किया जाता है उसकी जांच करता है। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो अस्थायी समितियां हैं, चाहे वो प्राक्कलन समिति हो, लोक लेखा समिति हो, यहां पर कह रहा है कि अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं करेक्ट आंसर कौन बताता है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि यहां पर लोकसभा और राज्यसभा का जो अनुपात होता है वो 2:1 का अनुपात होता है। अगर दो सदस्य लोकसभा से लिए जाएंगे तो एक सदस्य राज्यसभा से लिया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई भी संसदीय समिति बनेगी, अस्थायी समिति बनेगी, तो 2:1 के अनुपात से यह समिति का गठन होता है, संसदीय समिति का गठन किया जाता है। बात क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो आप लोग कमेंट में अपना क्वेश्चन करते रहिए और कमेंट के माध्यम से आपका आंसर दिया जाता रहेगा। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करता है। जो लोक लेखा समिति है वो अपना रिपोर्ट किसके सामने प्रस्तुत करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। लोक लेखा समिति, जिसको हम लोग सार्वजनिक लेखा समिति भी कहते हैं, वो अपना रिपोर्ट किसके सामने प्रस्तुत करता है। संसद के सामने, राष्ट्रपति के सामने, प्रधानमंत्री के सामने या वित्त मंत्री के सामने। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। तो आप जानते हैं ये संसदीय समिति है तो अपना रिपोर्ट भी संसद में ही पेश करती है। तो करेक्ट आंसर ए होगा, संसद को। ये संसद के सामने अपना व्याख्या, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। बात क्लियर हो गई होगी। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आगामी आने वाला जो एसआई और उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी है उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये सेशन स्टार्ट किया गया है। जल्द ही मूल विधि का सेशन स्टार्ट किया जाएगा। सभी लोग चैनल के साथ जुड़ें और अपना अपना क्वेश्चन पूरा करें, अपना अपना सिलेबस पूरा करें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या कह रहा है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। जो लोक लेखा समिति है उसका अध्यक्ष कौन बनाता है। लोकसभा अध्यक्ष बनाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये संसदीय समिति है और संसद का जो हेड है लोकसभा अध्यक्ष है, इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाएगी, इनको मनोनीत किया जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। क्या कह रहा है, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है। कह रहा है प्राक्कलन समिति के जो मेंबर होंगे वो लोकसभा से होंगे या राज्यसभा से होंगे या दोनों से होंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, देखते हैं पहला करेक्ट आंसर कौन देता है। 5 सेकंड है आपके पास। प्राक्कलन समिति के सदस्यों को किस सदन से लिया जाता है, लोकसभा से या राज्यसभा से या दोनों सदनों से। देखते हैं करेक्ट आंसर कौन देता है। कुछ लोगों के आंसर आने शुरू हो गए हैं और बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। इसका सही आंसर सी होगा, लोकसभा के सदस्य।
करेक्ट आंसर क्या बनेगा? प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, जबकि जो लोक लेखा समिति होती है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों स्थानों से मेंबर लिए जाते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? भारत की जो संसद है, पार्लियामेंट है, किस तरीके से प्रशासन पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण स्थापित करती है? देखते हैं पहला करेक्ट आंसर कौन देता है क्वेश्चन नंबर 18 का। ये आईएएस का आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा तो आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। तो संसद प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने का जो कार्य करती है वो किस माध्यम से करती है? तो जो संसदीय समितियां बनाई जाती हैं इनके माध्यम से वो प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करती है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे संसदीय समितियों के माध्यम से, बाकी आंसर इसमें नहीं होगा। करेक्ट आंसर ए वाला बन जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने के लिए संस्तुति दिया था? मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान में क्या किया गया था? मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन है। स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति, बलराम जाखड़ कमेटी, सरकारिया आयोग। चार ऑप्शन है आपके पास, 5 सेकंड है केवल आपके पास इसके आंसर के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो संविधान के किस भाग में वर्णित है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहला और करेक्ट आंसर कौन देता है। मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में रखा गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेकंड है आपके पास। भाग 1, भाग 4 के, भाग 2 या भाग 4 में? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4 क में। इसको बाद में जोड़ा गया था तो भाग 4 में एक खंड जोड़ करके 4 क बना दिया गया और इसके माध्यम से इसको पूरा कर लिया गया। तो बात क्लियर हो गई होगी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि किसने कितना क्वेश्चन कवर किया है। टॉप 20 क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया जो बार बार रिपीटेड है विभिन्न एग्जामों में। इनमें से कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए हैं कमेंट करके इसको जरूर बताइए। और एक बार पुनः आपको मैं सूचित कर देता हूं कि आपका एसआई के लिए स्पेशल क्लास स्टार्ट होने वाला है मूल विधि का। तो सारे लोग चैनल के साथ जरूर जुड़े और अपने मूल विधि के पोर्शन को पूरा करें। उत्तर प्रदेश एसआई के एग्जाम में मूल विधि और संविधान एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा जीएस के पोर्शन में। तो मूल विधि का सिलेबस आपका स्टार्ट होने वाला है। सारे लोग चैनल से जुड़े और अपने मूल विधि के सिलेबस को कंप्लीट करें। तो इसी नोट के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन, कुछ नए आंकड़ों के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।